हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। तो दोस्तों आज हम मानो B.Ed 2020 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके हवाले से आज हम ये मॉडल टेस्ट पेपर कह सकते हैं आप इससे लेके आए हैं, जो कि जीके का होगा। ये टेस्ट पेपर है जीके का, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इस जीके पेपर को अटेंड कीजिए और देखिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। इसलिए कि आपके जो जनरल जीके होंगे 10 क्वेश्चंस होंगे इसी तरह के होंगे और वो आपके उर्दू लैंग्वेज में होते हैं, तो आपको मदद मिलेगी कि वो जो आपका सवाल बनाया जाएगा कैसे बनाया जाएगा। जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, इवन की मानू से कर रहे हैं, या फिर उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी जीके की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे ये आपके क्वेश्चंस काम करेंगे। लेकिन स्पेशली मानू में चूँकि उर्दू से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए देखते हैं, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप लोग भी आ जाइए सारे लोग, और आंसर करने की कोशिश आप लोग कीजिए। ठीक है, आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। हम क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा देर बढ़ेंगे, या जब तक डिफाइन कर रहे हैं आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए, हम आंसर बता के फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है रस्ते गुफ्तार जो कि एक अखबार है, किसने जारी किया? रस्ते गुफ्तार एक अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसके जारी करने वाले कौन है? ऑप्शंस आपके हैं दादा भाई नौरोज़ी, गांधी जी या सरदार पटेल। आपको बताना है क्या है, ये बताना है आप लोगों को। आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। रस्ते गुफ्तार जो कि अखबार है, किसने जारी किया? दादा भाई नौरोज़ी, गांधी जी, सरदार पटेल। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी प्लीज़ आंसर करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि एक कॉपी और पेन लेके वो लोग बैठे और आंसर पूरा करने के बाद लास्ट में इवैल्यूएशन करने के बाद वो ज़रूर कमेंट करें कि उनके कितने आउट ऑफ टोटल करेक्ट हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आपका जो पहले का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोज़ी। ठीक है, दादा भाई नौरोज़ी इस अखबार को जारी किए थे, चूँकि ऐसे ही सवाल बनते हैं आपके। ठीक है, तो दादा भाई नौरोज़ी इसको जारी किए थे और आपका ये हुआ था 1854 में। कितने में? 1854 में। तो 1854 आप नोट कर सकते हैं फर्दर, या फिर आप ज़हन नशीन कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि रस्ते गुफ्तार अखबार किस सन में जारी किया गया था, तो 1854 में इसको जारी किया गया था। सेकंड नंबर देखते हैं। गीत गोविंद किताब के मुसन्निफ़ कौन है? गीत गोविंद किताब के मुसन्निफ़ कौन है? कालिदास, जयदेव, कलहन, नाना, ठीक है, भट्ट। तो कौन है ये बताना है आपको। सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड का राइट आंसर मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये किस ज़माने की किताब है। ये आपकी एंशिएंट टाइम की है। किसकी? एंशिएंट टाइम की एक किताब है आपकी। तो एंशिएंट कदीम ज़माना कह सकते हैं, ये कदीम ज़माने की किताब है। आपको बताना है किसके राइटर कौन है? कालिदास, जयदेव, कलहन या नाना भट्ट। तो चलिए इसका भी आंसर देख रहे हैं। सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जयदेव। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि गीत गोविंद किताब के मुसन्निफ़ जयदेव। प्लीज़ आप लोग केयरफुली देखिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगा यहाँ से, जो कि आपका मानू में एग्ज़ाम हो वहाँ पे, और उर्दू अनुवादक की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में कहा जा रहा है शाहनामा किताब के मुसन्निफ़ कौन है? शाहनामा किताब के मुसन्निफ़ कौन है? अमीर खुसरू, गुलबदन बेगम, और फिरदौसी या अबुल फ़ज़ल। तो बताना है कि थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। शाहनामा किताब है, उसके मुसन्निफ़ कौन है? ये आपकी जो बुक है ये आपकी मेडाइवल की है। किसकी? मेडाइवल की, जिसको कहते हैं उस्ता। ठीक है, MEDIEVEL, उस्ता, ज़माने उस्ता इसे हम कहते हैं। तो इसे भी आप समझिए कि ज़माने उस्ता की किताब है, मेडाइवल पीरियड की। बताना है कि इसके राइटर कौन है। शाहनामा किताब के मुसन्निफ़ कौन है? अमीर खुसरू, गुलबदन बेगम, फिरदौसी या अबुल फ़ज़ल। थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? चलिए थर्ड का राइट आंसर देख रहे हैं। थर्ड का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं प्लीज़ वो इवैल्यूएशन ज़रूर करते रहें, अपने आंसर्स कॉपी में देखते रहें। जो लोग अभी देख रहे हैं वो लोग भी आंसर्स करते रहें। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में कहा जा रहा है द इंडिया स्ट्रगल किताब के मुसन्निफ़ कौन है? चूँकि ये किताब है इसी वजह से इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया उर्दू ज़बान में। द इंडियन स्ट्रगल किताब के मुसन्निफ़ कौन है? राम मोहन राय, मलिक मोहम्मद जायसी, अलबेरूनी या सुभाष चंद्र बोस। फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? यह मॉडर्न ज़माने की है, जदीद ज़माना जिसको कहते हैं। ठीक है, ज़माने जदीद की किताब आपकी है। तो ये राइटर इसके कौन है? आपको बताना है कि इसके राइटर कौन है। द इंडियन स्ट्रगल किताब के मुसन्निफ़ कौन है? फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक प्लीज़ आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो 4 का राइट आंसर देख लेते हैं। 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ये सारी क्वेश्चंस आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा।
चूँकि जो लोग उर्दू बैकग्राउंड से नहीं है उनको दुश्वारी होगी, लेकिन इन क्वेश्चंस को याद करने के बाद वहाँ पे पूरा खाका मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं मानू में। 5 नंबर देखते हैं। 5 में कहा जा रहा पानीपत का जंग किस सन में हुआ था। पानीपत का जंग किस सन में हुआ था। आपके ऑप्शंस यहाँ पे है 1526, 1527, 1528, 1529। 5 का राइट आंसर क्या होगा। 5 का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का जंग आपका हुआ था 1526 यानी 1526 में हुआ था। ये आप याद कर लीजिए कि 1526 में पानीपत का जंग हुआ था। ठीक है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत या युद्ध बोलते हैं हिंदी में इसको। बीबी का मकबरा कहाँ है। 6 नंबर देखिए, बीबी का मकबरा कहाँ है। दिल्ली, औरंगाबाद, हैदराबाद या लखनऊ। 6 का राइट आंसर क्या होगा बताना है। 6 का राइट आंसर क्या होगा। बीबी का मकबरा कहाँ है। दिल्ली, औरंगाबाद, हैदराबाद या लखनऊ। 6 का राइट आंसर क्या होगा। 6 का राइट आंसर बताने से पहले मैं बता दूं कि इसको बनवाया था औरंगज़ेब ने। किसने। औरंगज़ेब। जी आंसर पता हो तो बताइए। इसको बनवाया था किसने। औरंगज़ेब ने। तो औरंगज़ेब इसके बनवाने वाले हो गए। और क्या नाम है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का, वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 औरंगाबाद में। ठीक है, ये औरंगाबाद में आपका पड़ता है। औरंगज़ेब ने इसको बनवाया था। तो 6 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोग ताख़िर से आ रहे हैं वो बाद में इस वीडियो को ज़रूर देख लें। वीडियो चैनल पे पड़ा रहेगा। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों को शेयर एक बार ज़रूर कर दिए ताकि वो लोग भी आ जाएं। और पहली बार चैनल पे आएँ, चाहे वो ऑफलाइन या अभी देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि उर्दू के हवाले से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, उर्दू का या जीके का या फिर कोई और सेक्शन का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके मेरे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ताकि वहाँ भी मैं नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा देता हूँ। फर्दर नीचे ही आपको मिल जाएगा ब्लॉग स्पॉट, जहाँ मैं आर्टिकल लिखता हूँ, तो वहाँ जाके आप मेरे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कि वो लिखने में महारत हासिल करें या फिर वो राइटिंग में उनको इंटरेस्ट है कि लिखा किस तरह जाता है, तो वहाँ से भी आइडियाज़ वो गेन कर सकते हैं। तो ब्लॉग स्पॉट मेरा नीचे हुआ एक है, मैं वहाँ लिखता हूँ, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। जो इंटरेस्टेड है बच्चे प्लीज़ वहाँ पर विजिट कर लें मेरे ब्लॉगर को। तो 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कहा जा रहा है सर थॉमस रॉय किसके दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आए थे। ये विजिटर थे। ठीक है, फॉरेन विजिटर थे ये, जिसको सयाह बोलते हैं, सयाह। ठीक है, पर्यटन बोलते हैं हिंदी में। और सर थॉमस रॉय किसके दौरे हुकूमत में यानी किसके रीजन में, रीजन वो दौरे हुकूमत को बोलते हैं, किसके दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनवी, जहांगीर। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा। 7 का राइट आंसर क्या होगा जी बताइए। 7 का राइट आंसर क्या होगा। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 4। सर थॉमस रॉय किसके दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान आया था। जहांगीर। तो 7 का ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जहांगीर के दौरे हुकूमत में वो हिंदुस्तान आया था। 8 नंबर देते हैं, देखते हैं। देशबंधु के नाम से किस शख्स को जाना जाता है। देशबंधु के नाम से किस शख्स को जाना जाता है। ये कुछ अलक़ाब हैं, तो अलक़ाब से भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि जी के ही के ये भी माने जाते हैं। तो जिसको हम जिसे कि आम जानकारी बोलते हैं उर्दू में, इसको इंग्लिश में इसको जनरल नॉलेज बोलते हैं और उर्दू में इसी को आम मालूमात बोलते हैं। देशबंधु के नाम से किस शख्स को जाना जाता है। अब्दुल गफ़ार खान, ज्योतिबा फूले, चित्तरंजन दास, कोई नहीं। तो देशबंधु के नाम से किस शख्स को जाना जाता है आपको बताना है कि 8 का राइट आंसर क्या होगा। 8 का राइट आंसर क्या होगा। देशबंधु के नाम से किस शख्स को जाना जाता है। तो देशबंधु के नाम से ऑप्शन 3 जो है चित्तरंजन दास, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्तरंजन दास यानी ऑप्शन 3, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग इसको मॉक टेस्ट के तौर पे करते रहिए, इसलिए कि अंदाज़ा लगेगा कि आपके कितने आंसर से सही हो रहे हैं। 9 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तानी आइन का तरमीमी अमल कैसा है। हिंदुस्तानी आइन का तरमीमी अमल कैसा है। यूँ कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी आइन, भारतीय जो संविधान है उसका जो अमल है या उसके अंदर जो ऑर्डर्स हैं, क्या नाम है, अमेंडमेंट हैं, वो किस तरह हैं। क्या वो अमेंडमेंट हो सकता है, कोई ज़रूरत पड़े, या ऐसा है कि अमेंडमेंट उसमें किया ही नहीं जा सकता है, उसी तरह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लचकदार है, सख्त है, नामुमकिन है, गैर यकीनी है। ठीक है, तो क्या है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ वर्ड मिलेगा। तो इसका 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड।
तो ये जो हमारा हिंदुस्तानी आइन है पूरी दुनिया में एक लचकदार आइन माना जाता है इसको। तो लचकदार, फ्लेक्सिबल, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। 10 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तानी आइन में बुनियादी जिम्मेदारी कहाँ से लिया गया है। ठीक है, हिंदुस्तानी आइन में बुनियादी जिम्मेदारी जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, फ्रॉम वेयर फंडामेंटल राइट, बुनियादी जिम्मेदारी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। फ्रॉम वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इस तरह बोला जाएगा, जो बच्चे जिनका उर्दू से सरोकार नहीं है वो इस तरह समझ ले इसको, जिनका ताल्लुक़ है वो आसानी से समझ गए होंगे कि हिंदुस्तानी आइन में बुनियादी जिम्मेदारी, इसलिए कि आइन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, चाहे वो आपका फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, ठीक है, DPSP वगैरह जितना है, कहीं न कहीं से उसको लिया गया, बोरो किया गया। तो कहाँ से लिया गया है? आइन में बुनियादी जिम्मेदारी, ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन से यहाँ पे है जर्मनी है, रूस है, अफ्रीका है या अमेरिका। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, बिल्कुल रूस, जिसको हम रसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसिया, RUSSIA, रसिया बोलते हैं। ठीक है, तो रसिया से लिया गया था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, फंडामेंटल राइट आपका कहाँ से लिया गया। मैं इसे अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो अगर आप मानो के प्रीवियस वीडियोज़ आप नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए प्रीवियस वीडियोज़, जो मानो के क्वेश्चंस पेपर हैं 2011 से लेके उसके बाद के, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करा दिया हूँ। अगर आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि आपको क्वेश्चन कैसे तैयार करना है या आपको क्वेश्चन के लिए कैसे तैयार होना है। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, मैं सारे क्वेश्चंस को हल करा दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उर्दू MCQs ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, या जाकर डायरेक्टली आप यूट्यूब पे जाकर टाइप कर दीजिएगा उर्दू मानो प्रीवियस ईयर BEd क्वेश्चन पेपर, ठीक है, A to Z इन्फो डाल दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे इजीली। तो आपका जो एरिया आप बताइएगा फंडामेंटल राइट, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी कमेंट करें प्लीज़ कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है। तो 11 नंबर देखते हैं, तो 10 का ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रूस यानी रसिया। तो ऑप्शन 2 यहाँ बिल्कुल सही हो गया। 11 नंबर देखते हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? विद द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? बुनियादी हुकूक, बुनियादी जिम्मेदारी, तमहीद या आइन। विद द पीपल ऑफ इंडिया मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा पेचीदा अगर हो जाएगा तो ये जो आप अगर किसी को प्रीएम्बल, जिसको उर्दू में तमहीद बोलते हैं, अगर याद है, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, अगर पूरा याद हो तो पहला ही सेंटेंस जो आपको मिलता है ना, यही मिलता है, विद द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये आपका तमहीद है, ठीक है, ये आपका क्या है? तमहीद, जिसको हम प्रीएम्बल बोलते हैं। तो ये तमहीद के अंदर पाया जाता है। तो 11 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद द पीपल ऑफ इंडिया ये बुनियादी हुकूक नहीं है, जिसको हम फंडामेंटल राइट कह रहे हैं, अभी पूछ रहे थे हम, ये नहीं है, ना बुनियादी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो आपका क्या है? ये आपका प्रीएम्बल है ये। तो आपका ये ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर में कहा जा रहा है, आईन हिंद में पंचायत का जिक्र किस पार्ट के तहत आता है? ठीक है, आईन हिंद यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में पंचायत का जिक्र हुआ है? 6ठे, 7वें, 8वें या 9वें पार्ट में? तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है जी, पता हो तो कमेंट कीजिए। 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 9वीं, ठीक है, 9वीं पार्ट में इसको जिक्र किया गया है। पंचायत का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9वीं पार्ट में जिक्र किया गया। तो याद कर लीजिए कि ये 9वीं पार्ट में ये जिक्र किया गया है। और आपका जो 22 ज़बानों को जिक्र किया गया है, शेड्यूल 8 में उसको जिक्र किया गया है, ठीक है। तो 13 नंबर देखते हैं, छुआछूत को ख़त्म करने के हवाले से किस दफ़े में बात की गई है? छुआछूत, ठीक है, एबोलिशन अनटचेबिलिटी, किस आर्टिकल में इसको जिक्र किया गया? 17, 18, 19, 20। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 17। जैसा आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट एबोलिसिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म करने की बात इसमें कही गई आर्टिकल 17 में। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खून के लाल होने की वजह क्या है? खून जो हमारा लाल होता है उसकी वजह क्या, किस वजह से? हमारे अंदर 2 तरह का, एक रेड ब्लड सेल होता है, एक वाइट ब्लड सेल होता है। तो जो हमारा खून सुर्ख होता है उसके होने की वजह क्या, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे पानी की वजह से, हेमोग्लोबिन है, ग्लूकोज या कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? ये भी साइंस का है और जनरल में साइंस का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो 14 का राइट आंसर क्या है बताना है आपको कि 14 का राइट आंसर क्या होगा जी। हेमोग्लोबिन बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने आंसर किया कि हेमोग्लोबिन, ये आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। खून के लाल होने की वजह आपका हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन की वजह से आपका खून जो है लाल होता है, सुर्ख होता है।
15 नंबर देखते हैं, सबसे पहले चेचक का टीका का खोज किसने किया? चेचक जो कहते हैं ना, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का खोज सबसे पहले किसने किया था? जॉन डेवी, एडविन हब्बल, एडवर्ड जेनर या कोई नहीं? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर क्या होगा? अगर पता है तो बताइए। सबसे पहले चेचक टीके का खोज किसने किया था? तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को डिस्कवर किया था। तो ये आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? एंगलिक एसिड, जर्म एसिड, फॉर्मिक एसिड या कैमकेटिक एसिड? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। 16 का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन 4 हो जाएगा। कैक्टिक एसिड जो है ये आपका पाया जाता है, तो ऑप्शन 4 ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, पेंसिल में कौन सा कार्बन पाया जाता है? काफ़ी आसान है। पेंसिल में कौन सा कार्बन पाया जाता है? ग्रेफाइट है, कोयला है, धातु है या धात? तो पेंसिल में कौन सा कार्बन पाया जाता है आपको बताना है कि पेंसिल में कौन सा कार्बन पाया जाता है? ग्रेफाइट, कोयला, धातु या धात? ठीक है, क्या पाया जाता है जी? कमेंट कीजिए। 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है ये आपका ये कार्बन में पेंसिल में जो कार्बन आपके, चूँकि वो कार्बन होता है एक तरह का, कार्बन का मतलब वो इरेज जब हम करते हैं इरेजर से तो वो मिट जाता है, इस वजह से वो जो कार्बन है, कार्बन का नाम पूछा जाता है, वो ग्रेफाइट कार्बन है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, 18 में क्या कहा जा रहा है? न्यूटन ने हरकत के कितने कवानीन दिए हैं? ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन हैज़ बीन गिवन बाय न्यूटन? कि न्यूटन ने हरकत जो है मोशन है उसके कितने टाइप्स बताए हैं? 2, 3, 4, 5? कितने टाइप्स बताए हैं? काफ़ी आसान है, जो बच्चे साइंस से जिनका ताल्लुक़ होगा वो उनको पता होगा कि 18 का राइट आंसर क्या होगा। 18 का बिल्कुल आपके जो ऑप्शंस हैं ये 3 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपका ये करेक्ट हो जाएगा। उसके टाइप्स के बारे में भी आपके नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी। चलिए 20 नंबर देखते हैं, न्यूटन के फर्स्ट कानून को किस नाम से याद किया जाता है? न्यूटन का जो फर्स्ट कानून, जब 3 है तो फर्स्ट कानून को किस नाम से याद किया जाता है ये बताना है। 20 का पहला राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन के फर्स्ट कानून को किस नाम से याद किया जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोशन? किस नाम से याद किया जाता है? लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ इनर्शिया? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन इक्वल, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन इक्वल भी इसी को बोलते हैं और लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, मैं यही बता दे रहा हूँ कि आपके जो सीक्वेंसेस हैं ये लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट है, लॉ ऑफ मोमेंटम सेकंड है, लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ये आपके 3 लॉज हैं। ठीक है, तो अगर ये दिया जाएगा आपको तो ये समझ लीजिए कि ऐसे ही दिया जाएगा, आपको तर्जमा करके नहीं दिया जाएगा। सिर्फ रस्मुल ख़त आपका जो लिपि होगा उसका वो उर्दू ही में रहेगा, लेकिन आपके नाम ऐसे ही मिलेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। 21 में क्या कहा जा रहा है? 21 में कहा जा रहा है न्यूटन के किस कानून पर रॉकेट चलता है? न्यूटन के किस कानून पर रॉकेट चलता है? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिस तरह के आपके सीटेट में क्वेश्चन बनता है उसी तरह का है ये। न्यूटन के किस कानून पर रॉकेट चलता है? पहले, दूसरे, तीसरे या कोई नहीं? तो किस लॉ पे चलता है बताना है। 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर क्या होगा बताना है जी। 21 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, जिसको लॉ ऑफ मोशन या एक्शन रिएक्शन इक्वल कहते हैं। उसमें क्या होता है, जितना प्रेशर पड़ता है उतना ही वो पीछे आता है। तो चूँकि रॉकेट में एक तरह का प्रेशर दिया जाता है, तो ठीक है, तो थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ मोशन या एक्शन रिएक्शन इक्वल जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस आले का इस्तेमाल किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट से है ये। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस आले का इस्तेमाल किया जाता है? बाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोग्राफ, फेड्रोमीटर? किसका इस्तेमाल किया जाता है? 22 का राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस आले का इस्तेमाल किया जाता है? बाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोग्राफ, फीडोमीटर? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 4, फीडोमीटर जो है। फीडोमीटर जो है वो आपका बिल्कुल समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ सी
टू मेज़र द डेप्थ ऑफ सी इज़ यूज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फीडोमीटर। तो ये आपका जो ऑप्शन 4 है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये 24 नंबर, 24 में एटम का मौजूद किसको माना जाता है? एटम जो है आपका, एटम होता है ना, मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, तो एटम का मौजूद किसको माना जाता है? यानी आविष्कारक, उसका इन्वेंटर कौन है? डाल्टन है, ठीक है, रदरफोर्ड है, चॉडविक है, या कोई नहीं? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि 23 का राइट आंसर क्या होगा? डाल्टन, रदरफोर्ड, चॉडविक या कोई नहीं? एटम का मौजूद किसको माना जाता है? एटम का मौजूद किसको माना जाता है? चलिए देख लेते हैं। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 डाल्टन, ठीक है। डाल्टन को हम एटम का मौजूद मानते हैं, आविष्कारक मानते हैं। 24 नंबर देखते हैं, 24 में क्या कहा जा रहा है? 24 में कहा जा रहा है कंप्यूटर का बाप किस शख्स को कहा जाता है? कंप्यूटर का बाप किस शख्स को? हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर का बाप या मौजूद कह लीजिए, आविष्कारक कौन किसको माना जाता है? एडविन हब्बल, चार्ल्स मैन, चार्ल्स बैबेज, किसको माना जाता है? 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर क्या होगा पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट कीजिए। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं प्लीज़ वो भी आंसर देने की कोशिश करें। 24 का राइट आंसर बिल्कुल चार्ल्स बैबेज जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो लास्ट देखते हैं आज का 25 नंबर, स्कैनर ये कैसा आला है? स्कैनर ये कैसा आला है आपको बताना है। स्कैनर जो एक तरह का आला है, ये कैसा आला है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं जो दिए गए हैं। इनपुट है, आउटपुट है, कंप्यूटर या सभी? तो कैसा है? 25 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए कंप्यूटर से मैं सॉल्व उठाया, एक होता है आपका इनपुट होता है और एक होता है आउटपुट होता है, ठीक है। तो इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है? इनपुट ये होता है जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ डालते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारा कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया या स्क्रीन टच हो गया, उसके ज़रिए हम चीज़ों को अंदर डालते हैं। आउटपुट क्या होता है कि हमारा जो अंदर चीज़ें होती है वो हमें बाहर दिखाती है। सपोज दैट हम कोई चीज़ टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद जो डिस्प्ले करता है, हमें दिखाता है, वो हमारा आउटपुट हो गया। आवाज़ हम सुनते हैं वो हमारा आउटपुट हो गया, या जो भी हमें फीडबैक मिलता है वो हमारा आउटपुट होता है। तो स्कैनर क्या होता है? स्कैनर से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उसको हम डिस्प्ले करते हैं, तो हमारा ये आपका इनपुट हो जाएगा। चूँकि हम उसे लेते हैं फिर उसको डिस्प्ले पे दिखाते हैं, तो हमारा लेना ये जो है अंदर लेना ये आपका इनपुट कहलाता है। तो ये आपका जो ऑप्शन 1 है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये आपके कुछ 25 क्वेश्चंस थे। अगर सेशन अच्छा लगा हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़।